तो ये थी हेडलाइंस। अब सुबह से लेकर शाम तक कौन कौन सी बड़ी खबरें रही, दिन भर खबरों का फ्लो किस तरह से था, पूरी कहानी दिन की न्यूज अपडेट में। और आज मोदी सरकार ने दिवाली पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने रबी सीजन की 6 फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी से किसानों को उनकी फसल के ज्यादा दाम मिलेंगे। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 3 से 9% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। गेहूं की एमएसपी में 110 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। अब गेहूं की खरीद नई एमएसपी 2125 के दर पर प्रति क्विंटल की जाएगी। मसूर की एमएसपी में 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। अब ये 6000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदी जाएगी। इंटरपोल की जनरल असेंबली की बैठक में पीएम मोदी ने आतंकवाद जैसे खतरे से निपटने के लिए दुनिया को एक साथ आने की अपील की है। भारत में 25 साल बाद इंटरपोल की जनरल असेंबली की बैठक हो रही है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंटरपोल महासभा में 195 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जब खतरे ग्लोबल हों तो प्रतिक्रिया लोकल नहीं हो सकती। आतंकी हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंपने के सवाल पर पाकिस्तान ने जवाब देने से इनकार कर दिया। इंटरपोल की जनरल असेंबली में पाकिस्तान के डेलीगेशन में मोहसिन बट से दाऊद इब्राहिम की मौजूदगी की जो पाकिस्तान में मौजूदगी है और भारत भेजे जाने पर सवाल किया गया तो वो चुप रह गए, चुप्पी साध ली। इंटरपोल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने दिल्ली आए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल मोहसिन बट ने जवाब में सिर्फ थैंक यू कहा और चले गए। दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, हाफिज सईद सहित कई आतंकी पाकिस्तान में हैं। इन घोषित अपराधियों के खिलाफ भारत के रेड नोटिस के बावजूद पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की है। एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी कनेक्शन को लेकर आज देश भर के कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की। एनआईए की यह कार्रवाई दिल्ली समेत 50 जगहों पर हुई। एनआईए ने भारत और विदेशों में स्थित आतंकियों, गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों के बीच बढ़ते गठजोड़ को खत्म करने के लिए एक्शन लिया है। खबरों के मुताबिक छापेमारी के दौरान एनआईए को कई हथियार मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों यूएपीए के तहत 2 मामले दर्ज किए थे। उन्हीं मामलों को संज्ञान में लेते हुए एनआईए ने एक्शन लिया। जांच में सामने आया था कि विदेशों में बैठे गैंगस्टर्स और हिंदुस्तान के अलग अलग जेलों में बंद गैंगस्टर्स अपना एक अलग लेवल का नेटवर्क चला रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया कि इन गैंगस्टर्स के लिए लिंक आतंकी संगठनों से भी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ से 2 किलोमीटर पहले आज एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में एक पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह खराब मौसम और कोहरा बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर निजी कंपनी आर्यन हेली का था। ये केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर फाटा जा रहा था और गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हो गया। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 लोग सवार थे। इस हादसे में सभी सवारों की मौत हो गई। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि घटना का पता लगाने के लिए राज्य सरकार के संपर्क में केंद्र सरकार है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मौत की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। रिपोर्ट में जयललिता की करीबी शशिकला की भूमिका पर संदेह जताया गया है। रिपोर्ट में उनके निजी डॉक्टर समेत एक सीनियर अधिकारी भी शक के घेरे में है। जयललिता की मौत की जांच के लिए रिटायर्ड जज अरुमुघासामी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने राज्य सरकार को 500 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया कि जयललिता और शशिकला के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। रिपोर्ट में कहा गया कि अम्मा की मौत को नेचुरल डेथ की बजाय इसे क्राइम मानकर जांच कराई जाए। कमेटी ने उनकी मौत की डिटेल इन्वेस्टिगेशन की सिफारिश भी की है। हाई प्रोफाइल लोगों से ठगी करने का आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने दिल्ली की मंडोली जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त को ठग सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना पॉलोज को दिल्ली के तिहाड़ जेल से दिल्ली की मंडोली जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था। ठग ने तिहाड़ में अपनी जान को खतरा बताया था, लेकिन एक बार फिर सुकेश मंडोली जेल से दूसरी जेल में जाने की गुहार लगा रहा है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।
दिल्ली दंगा मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। खालिद फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोप में यूएपीए के तहत 2 साल से ज्यादा के समय से जेल में बंद हैं। उमर खालिद ने दिल्ली हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। पुलिस का दावा है कि दंगों के दौरान झूठी जानकारी फैलाई गई, सड़कों को बाधित किया गया, पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर हमले किए गए। इन दंगों में 53 लोगों की मौत भी हुई थी, 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कहर मचा चुके कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट BQ.1 यानी कि BQ.1 ने अब भारत में दस्तक दे दी है। ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और पुणे के एक व्यक्ति में पाया गया है। अधिकारियों की माने तो भारत में BQ.1 का ये पहला मामला है। आपको बता दें कि BQ.1 और BQ.1.1 ओमिक्रॉन BA.5 सब वेरिएंट से पनपे वायरस हैं। इन दोनों ही वेरिएंट ने चिंताएं बढ़ा दी हैं क्योंकि ये दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा खतरनाक है। और आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। फर्जी कॉल करके लोगों को ठगने वालों पर सरकार नकेल कसने जा रही है और इसके लिए सरकार आने वाले दिनों में फर्जी दस्तावेज देकर सिम कार्ड लेने वालों पर एक्शन की तैयारी में है। सरकार फर्जी सिम कार्ड को ब्लॉक करेगी और इससे साइबर क्राइम पर रोक लगेगी। सरकार इसके लिए क्या करने जा रही है, इसके लिए मेरे संवाददाता अमरीश पांडे के पास चलते हैं। अमरीश, बुनियादी तौर पर सरकार क्या करने जा रही है? फर्जी कागजात से सिम हासिल करना बड़ा आम है, लेकिन अब यह आसान नहीं होगा। एग्जैक्टली कैसे सरकार यह रोकेगी कि कोई फर्जी दस्तावेज से सिम ना ले पाए? दीपक, सरकार ने एक पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है। एक डेटा एनालिटिक्स सेंटर बनाएगी सरकार, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि अभी तक जितने भी ऐसे केसेस देखे गए हैं उसमें सारे ही केसेस में ये आम बात पाई गई है कि जितने भी कॉल्स की गई थी, जितने भी नंबर्स लिए गए थे, जितने भी इस तरह के सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए थे, उनमें जो डिटेल्स दी गई थी वो फर्जी थी, वो गलत थी। साथ ही साथ कई ऐसे कॉल्स भी लिखे गए जिनको कि उस लोकेशन पर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जहां से वो रजिस्टर हुए या जहां से वो एक्टिवेट हुए हैं। तो सरकार इस लेवल पर, यानी कि जो शुरुआती लेवल है उसको उसी लेवल पर केवाईसी के नियम को और सख्त बनाकर उसको उसी लेवल पर फिल्टर आउट करना चाहती है। इसके लिए सरकार ये जो डिजिटल एनालिटिक्स सेंटर बनाएगी, इस डेटा एनालिटिक्स सेंटर में सारा जो डेटा है उसका मैचिंग किया जाएगा, यानी कि जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके सर्वर से ये जो सेंटर है वो कनेक्टेड होगा और जितनी भी इंफॉर्मेशन सिम इशू करने से पहले दी जाती है उस सारी इंफॉर्मेशन को एक बार मैच किया जाएगा कि क्या वो वास्तव में सही इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स वहां दिए गए हैं क्या वो एग्जिस्ट करते हैं, सरकार के बाकी जो पोर्टल्स हैं उन पर वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, और इसके अलावा जिन जिन जगहों पर वो नंबर दिया गया है सिम कार्ड का या फिर वो फोन नंबर दिया गया है, उन नंबर पे जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स कहीं से भी उस डेटा से टैली करते हैं कि नहीं, मैच करते हैं कि नहीं, जो कि सिम इशू करने के साथ दिए गए थे। इसके साथ एक और अलर्ट सरकार ने जारी किया है कि अगर ऐसी कोई लोकेशन जो कि पहले से ही बदनाम है इस तरह की हरकतों के लिए, जैसे कि जमताड़ा या फिर मेवात जैसी जगह है, उन जगहों के लिए स्पेशल अटेंशन दी जाएगी, यानी कि उन जगहों से इशू हुए हर सिम को बाकायदा खंगाला जाएगा वापस से। इसके अलावा आने वाले दिनों में भी वहां से जितने भी सिम जारी होंगे उन पर नजर रखी जाएगी। इसके साथ साथ वो यानी कि आप ये कह रहे हैं इससे पहले जो सिम कार्ड जारी हो चुके हैं फर्जी दस्तावेजों के जरिए, उनकी पहचान भी होगी। नए सिम कार्ड तो अब सही तरीके से होंगे ही जारी, जो पुराने सिम पहले जारी हो चुके हैं उन पर भी नकेल कसी जाएगी, उनकी भी स्क्रूटनी होगी। जी बिल्कुल, सरकार का ये साफ कहना है कि पहला जो चरण होगा उसमें हम इस केवाईसी प्रक्रिया को स्ट्रांग बनाएंगे ताकि पहले जो जारी हो रहे हैं वही फिल्टर आउट हो जाए। इसके साथ अगले चरण में ये होगा कि इन सारे जो डेटा है इनका मिलान किया जाएगा और जहां पे मिसमैच पाया जाएगा, मसलन अमरीश पांडे के नाम पे जो नंबर है उसमें अमरीश पांडे का ही डेटा है कि नहीं है और वो डेटा सही है कि नहीं, इसका मिलान किया जाएगा। अगर वो नहीं सही है तो मुझे टेलीकॉम ऑपरेटर से ये सूचना आएगी कि आप इसको वेरीफाई कीजिए, री-वेरीफाई कीजिए, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है। अब इसमें एक ये आपने सही बोला, अब इसमें एक दिक्कत ये आ सकती है। चलिए, ये बहुत अच्छी प्रोसेस है, पहले तो ये बहुत बढ़िया प्रोसेस है, ये होना चाहिए था बहुत पहले।
अब हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, टेलीकॉम कंपनियों की जिम्मेदारी इसमें तय होगी। लेकिन अक्सर क्या देखा जाता है अम्बरीश, कि आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, उनको फोन चाहिए, तो दस्तावेज हमारे नाम पे होते हैं, मेरे नाम पर मेरे माता पिता यूज कर रहे हो, मेरे दादा दादी यूज कर रहे हो, तो वो कैसे वो सिम भी ब्लॉक हो जाएंगे क्या? जो किसी परिवार में या रिश्तेदारी में आसपास या दोस्तों में भी हो जाता है कि यार मेरा सिम कार्ड तुम ले लो या तुम्हारे दस्तावेज पे मैं ले लेता हूं, तो इस पर क्या होगा? इस पर स्ट्रिक्टली इस तरह के नंबर्स क्या ब्लॉक हो जाएंगे? जी बिल्कुल, ये सही सवाल आपने किया है कि ऐसी सिचुएशन में सरकार ऑप्शन ये दे रही है कि आप वेरीफाई कीजिए। मसलन मैंने अपने पिताजी को अगर नंबर दिया, वो गाँव में है और वो नहीं यूज़ कर पा रहे या नहीं इश्यू करा पा रहे, तभी मैंने दिया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास ये ऑप्शन होगा कि मैं वेरीफाई करूँ कि मैं अमरीश पांडे हूँ और ये मेरे पिताजी ही हैं, ये मेरा इनसे संबंध का प्रमाण है और ये जो नंबर यूज़ कर रहे हैं, वो फैमिली या डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इसका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं हो रहा है। ठीक है। पहले चरण में सरकार उन्हीं नंबर्स को ब्लॉक करेगी जो कि ऐसे किसी भी गतिविधि में लिंक पाए जा रहे हैं या फिर जिनका डेटा मैच नहीं हो रहा है और उनपे जो कॉल की डिटेल्स है वो बहुत लंबी है। अच्छा, अब ठीक है, आपने बताया ये। अब अमरीश, एक सवाल और है, जो सबसे ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं वो होते हैं, एक कंपनी है, कोई थर्ड पार्टी कंपनी है, और वो कंपनी का काम है उगाही करना या फिर आउटबाउंड कॉल्स करना, कंपनी के बारे में जानकारियां देना, और इस तरह के जो दूसरे जो फर्जीवाड़े से जुड़े हुए लोग होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लगातार सीरीज ऑफ नंबर, आप एक नंबर ब्लॉक कर दो, दूसरे नंबर से कॉल आ जाएगा, उस नंबर को ब्लॉक कर दो, तीसरे नंबर से कॉल आ जाएगा। तो लगातार ये सीरीज ऑफ नंबर्स जो हैं उससे कॉल आती रहती हैं, और पाया ये जाता है कि इनका कोई अता पता नहीं होता है किसका नंबर है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। तो ऐसे नंबरों की जो कि बार बार आपको परेशान करते हैं और कई मर्तबा लोगों से फ्रॉड भी करते हैं इन नंबरों से, उन नंबरों को आप कह रहे हैं कि सबसे पहले प्राइमा फेसी, सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर उन्हें क्रैकडाउन किया जाएगा उन पर? जी बिल्कुल, पहले तो उन्हीं नंबर्स को क्रैक डाउन किया जाएगा, फिल्टर आउट किया जाएगा जो कि गलत पते के साथ, गलत डेटा के साथ लिए गए हैं। इसके अलावा क्योंकि नंबर इश्यू करने की प्रक्रिया को ही सख्त किया जा रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में हमको इस तरह की समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। आपने जो बात कही कि एक ही सीरीज से कई सारे नंबर होते हैं, ये आमतौर पर किसी संस्था के नाम पे लिए जाते हैं, उसके डेटा को दे के दिए जाते हैं, ये बताते हुए कि भाई हमारे पास एक बड़ा मैन फोर्स है और उसके लिए हम ये नंबर्स ले रहे हैं, सबको हम इशू करेंगे नंबर्स, अपने सारे जो कर्मचारी उनको देंगे। तो ऐसे में एक नंबर को आप ब्लॉक करते, दूसरा नंबर चालू हो जाता है। लेकिन चूंकि ये प्रक्रिया ही ऐसी हो जाएगी कि ये जो नंबर्स हैं उनको एक्टिवेट होने के साथ ही वो केवाईसी के मैचिंग में आ जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था अमरीश, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत जरूरी था। और अक्सर देखने में आया है, पिछली बार भी हमने रिपोर्ट किया था कि फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो आपके नाम का इस्तेमाल करके आपके नाम का सिम ले लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। पता चल रहा है कि दीपक डोभाल के नाम पर मार्केट में 5-5 नंबर घूम रहे हैं और मुझे मालूम ही नहीं है, और मेरे वो दस्तावेज जो हैं वो सार्वजनिक रूप से आजकल मिल जाते हैं कहीं भी, उनका वो दुरुपयोग करते हैं। दूसरा, हमने एक बहुत बड़ा इशू उठाया था, आपको याद होगा, कई बार हम लोग जो हैं अपने आधार कार्ड की डिटेल्स या उसका फोटोकॉपी जो है वो कूड़े में फेंक देते हैं, है ना, यहां वहां फेंक देते हैं, वो मिसप्लेस कर देते हैं। वो भी अगर किसी के हाथ लग गया तो उसके जरिए भी फ्रॉड होने की घटनाएं रिपोर्ट हो चुकी हैं और हमने हाईलाइट भी किया था। तो इस तरह के जो फ्रॉड्स हैं, जो फर्जी नंबरों से आपको कॉल करके आपके साथ जालसाजी करते हैं, उस दिशा में ये सरकार का बहुत बड़ा कदम है और जल्द से जल्द ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है सरकार का, ये सफल हो, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अब एक तरफ सरकार जो है वो साइबर फ्रॉड रोकने के लिए लगातार नए नए एक्शन ले रही है, तो दूसरी तरफ जालसाज भी ठगी के नए नए तरीके खोज रहे हैं। एक ऐसा ही अनोखा ठगी का मामला मुंबई से सामने आया है। यहां एक महिला के अकाउंट से चेक के जरिए पैसे निकाल लिए गए। अब सोचिए आप, चेक की भी क्लोनिंग शुरू हो गई है, लेकिन महिला ने कोई चेक जारी किया ही नहीं था। सिर्फ यही नहीं, बैंक की तरफ से मिली चेकबुक में एक भी चेक गायब नहीं था। ये पूरा मामला क्या है और इस मामले में पीड़ित और बैंक का क्या कहना है, पूरी डिटेल ले रहे हैं मेरे सहयोगी सुबोध मिश्रा के साथ बातचीत में। सुबोध मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुबोध, बताइए क्या है ये मसला और किसी का चेक कोई कैसे क्लोन कर सकता है?
बिल्कुल दीपक, जो ये मामला जब सामने आया तो वाकई मैं भी बहुत टाइम से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूं और कई सारी चीज़ें मैंने भी देखी है, लेकिन ये अपने आप में बड़ा अजीब सा मामला सामने आया। जब मेरी बात हुई उस महिला से तो महिला ने जब बताया कि उसको ये बात तब पता चली जब उसको बैंक से, HDFC बैंक था, उस बैंक ने जब SMS के जरिए इनको बताया कि आपका ये नंबर का चेक वो क्लियर कर दिया गया है और 47,000 के करीब उसकी वो थी, अमाउंट थी, वो क्लियर हो गई। तो जब महिला ने वो चेक देखा तो वो अचंभित हुई और उसने तुरंत जाकर के बैंक में जाकर, जो ब्रांच थी, ये दादर का मामला है मुंबई के, वहां जाकर के जब पता किया तो बैंक वालों ने तो पहले तो उसको इग्नोर ही कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके पास चेक है और हमने चेक वो कर दिया। फिर उसने अपने हाथ में जो चेक था वही सेम नंबर का चेक, सीरीज नंबर सेम थी और सारी चीजें सेम थी, और वो भी जो चेकबुक थी उसके अंदर वो था, लीफलेट जो था। उसके बाद जब उसने वो जो चेक दिखाया बैंक को, तो बैंक ने उनको ये दिखाया कि ये देखिए आपका चेक है। तो जब उसने उसमें देखा तो हूबहू सिग्नेचर था, चेक भी हूबहू था, वो भी HDFC का था क्योंकि उसका अकाउंट था, सारी चीजें थी। तो चेक क्लोनिंग का ये अपने आप में एक अलग तरह का मामला आया है। इसको फिलहाल अभी तो पुलिस में, सबसे बड़ी बात है अभी तक पुलिस में इस चीज की शिकायत दर्ज नहीं की है, लेकिन बैंक का ये कहना है, बैंक से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कस्टमर को सेटिस्फाइड किया है। और दूसरी बात है, इसका क्लियरेंस जो था दूसरे बैंक से हुआ था। फिलहाल वो इंटरनल जो उनकी इंक्वायरी है वो कर रहे हैं, उसके बाद जो आएगा उसके बाद वो पुलिस में शिकायत करेंगे। तो बड़ी अजीब सी बात है, अब इसका आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। ये बड़ा एक अनोखा, बड़ा अजीबोगरीब है। एक तो चेक को क्लोन किया, दूसरे जो फॉर्ज्ड सिग्नेचर हैं, जो फर्जी सिग्नेचर है, उसका भी इस्तेमाल किया। हालांकि बड़ा रेयर है ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना कि आपने चेक भी क्लोन कर दिया, फिर आपने जो है हूबहू वैसे ही सिग्नेचर भी कर दिए। लेकिन सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि टेक्नोलॉजी, जागरूकता, सरकार, पुलिस जितना भी मर्जी कर ले, लेकिन ये फ्रॉड हैं। अगर पुलिस, मीडिया, सारी संस्थाएं डाल हैं तो ये पात हैं। इसलिए इस तरह की हर किसी जो घटनाक्रम है उसको आप बिल्कुल सीरियसली लीजिए और अपने जितनी भी जानकारियां हैं उनको अपने तक ही रखें, अपनी कोई भी जानकारी साझा ना करें। अगर इन महिला का सिग्नेचर वो फर्जी वाला, उनके सिग्नेचर का हूबहू वैसे ही फर्जी सिग्नेचर कर दिया तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हुआ होगा सिग्नेचर। तो बहुत सारी ऐसी पढ़ते हैं जिसमें सीख लेने की बात है इस पूरे घटनाक्रम से। तो ये सीख आपको लेनी है, हम सबको लेनी है और इस तरह के फ्रॉड से बचना है। बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध इस तमाम जानकारी के लिए आपका। केंद्र सरकार ने रबी सीजन की 6 फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी से किसानों को उनके फसल के ज्यादा दाम मिलेंगे। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 3 से 9% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। जी बिजनेस ने कल ही ये खबर दिखा दी थी। रबी का सीजन है और ये 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जो तय किया गया है वो उसी तर्ज पर है कि लागत प्लस 50%, यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा। लेकिन मुझे बताते हुए ये भी प्रसन्नता है कि जो 2018 के यूनियन बजट में जो इस सिद्धांत की घोषणा की गई थी, अगर आप आज देखेंगे गेहूं का MSP 100% यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से 100% ज़्यादा दुगना है। इसी तरह से सरसों का 104% यानी कि दुगने से ज़्यादा है। चने का 66%, मसूर का 85%, बारले का 60%, कुसुम का 50%, यानी कि सारे ही 1.5 गुना से ज़्यादा हैं। और इस खबर पर ज्यादा डिटेल लेते हैं मेरे सहयोगी तरुण शर्मा से। तरुण, कितना फायदेमंद है ये? और रबी की फसल हम देख रहे हैं कि ये जो पोस्ट मॉनसून जो बारिश हुई उसके कारण थोड़ा फसल को लेकर आशंकाएं भी हैं, लेकिन रबी की फसल को लेकर ये जो MSP का ऐलान हुआ है ये कितनी बड़ी राहत है किसानों के लिए? बिल्कुल, देखिए 2 दिन से लगातार प्रधानमंत्री किसानों को राहत दे रहे हैं। कल उन्होंने किसान सम्मान योजना के तहत 16,000 करोड़ रुपए की किस्त दी थी और अब उन्होंने आज रबी की फसल के MSP को बढ़ा दिया। सरकार 6 फसलों का रेगुलेट करती है, एक तरीके से उनके प्राइजेस को देखती है।
तो उन सभी पे 3% से बढ़ाकर 9% MSP किया गया है। जैसे मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि गेहूं पे 110 रुपए बढ़ाए गए हैं, जौ पे 100 रुपए, चने पे 105 रुपए, मसूर पे जो दाल है उस पर 500 रुपए बढ़ाए गए हैं, सरसों पे MSP को 400 रुपए बढ़ाया गया है। वहीं कुसुम पे 209 रुपए की MSP को बढ़ाया गया है। देखिए ये जो प्राइजेस जो बढ़े हैं ये 2023-24 की मार्केटिंग ईयर के लिए बढ़ाए गए हैं, क्योंकि रबी इस समय सोइंग होती है और हार्वेस्टिंग करीबन अप्रैल से जून के बीच में होती है। तो जब वो फसल आएगी तो उस पे ये MSP किसानों को मिलेगी। तो बिल्कुल जो आप बात कर रहे हैं कि इस समय काफी नुकसान हुआ एक ये बेमौसम बरसात का, लेकिन सरकार ये चाहती है कि किसानों को उनका वाजिब दाम मिले। इसलिए इन्फ्लेशन के होते हुए भी फूड इन्फ्लेशन अपने चरम पे है, उसके बावजूद सरकार ने रबी की फसल में बढ़ोतरी करी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तरुण आपका। आइए आज की हमारी एक और कवर स्टोरी, और ये कवर स्टोरी जुड़ी है रशिया से, रशिया और यूक्रेन के युद्ध से। तकरीबन 8 महीने गुजरने के बाद भी रूस यूक्रेन युद्ध थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रहा है और अब तो उसने ड्रोन से हमले करने शुरू कर दिए हैं। आज रूस ने यूक्रेन पर कई मिसाइलों से हमला किया। इन मिसाइली हमलों में यूक्रेन में भारी नुकसान होने की आशंका है। इन हमलों में कई जगह बुनियादी ढांचे को टारगेट किया गया है, जिससे यहाँ की बिजली पानी की सप्लाई को काफी नुकसान पहुंचे। इसके साथ ही कई लोगों की मौत की भी खबर है। यूक्रेन से जो विजुअल्स बाहर आ रहे हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि यूक्रेन पर ड्रोन्स के जरिए हमले किए जा रहे हैं और एक तरह से ये सुसाइडल बॉम्ब्स हैं जो कि रशिया की तरफ से भेजे गए हैं और ये बड़े सस्ते भी हैं। ईरान से इनको खरीदा गया है। हालांकि रशिया जो है वो अपने ड्रोन्स बना सकता है, उसके पास शानदार टेक्नोलॉजी है, लेकिन रशिया में जो बने हुए ड्रोन्स हैं वो बड़े महंगे हैं और ईरान से उसको सस्ते में मिल गए हैं। इसलिए वो ईरान से बने हुए इन सस्ते ड्रोन्स की मार कर रहा है यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में, ताकि नुकसान ज्यादा से ज्यादा हो और रशिया को किसी तरह की जनहानि रशिया की ना हो। किसी सैनिक का इन्वॉल्वमेंट क्योंकि नहीं है, ये ड्रोन्स हैं, अनमैन्ड है, तो ये सिर्फ एक मशीन का ही नुकसान होगा। लेकिन यूक्रेन के लिए ये किसी बड़े कहर से कम नहीं। यूक्रेन ने भी आरोप लगाया है कि रूस नागरिक ठिकानों पर कामकाजी ड्रोन्स जो कामिकाजी जिनके मैं बात कर रहा था, जो ईरान से लाए गए हैं कामिकाजी ड्रोन्स, जो आत्मघाती ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है और बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि ईरान जो है इन ड्रोन्स के इस्तेमाल से इनकार करता रहता है, लेकिन फिर भी लगातार जो यूक्रेन पर रशिया की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद यूक्रेनी जो फोर्सेस हैं और ज़ेलेंस्की हैं, उनमें चिंता का एक नया अब एक लेयर जो है वो सामने आ रही है। कीव पर लगातार ड्रोन बरस रहे हैं और जवाब में यूक्रेन मिसाइलें छोड़ रहा है, पर रूस के हमले फिर रुकने के बदले और बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो यूक्रेन के खिलाफ रूस ने ड्रोन युद्ध शुरू कर दिया है। एक हफ्ते में कीव पर दूसरी बार हमला हुआ है, पर इस बार अटैक मिसाइल नहीं बल्कि रशिया के ड्रोन कर रहे हैं। दूर से बनाए गए इस वीडियो में पूरा हमला देखिए। आसमान में दूर एक ड्रोन दिख रहा है जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है और सीधे जाकर एक बिल्डिंग पर बरस जाता है। ड्रोन के गिरते ही आग और धुएं का एक बड़ा सा गोला दिखता है और जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। इन 3 तस्वीरों में देखिए रशिया के ड्रोन ने कैसे कीव को निशाना बनाया। पहली पिक्चर में रशिया का ड्रोन दिख रहा है, ये हमले के ठीक पहले की तस्वीर है। दूसरी पिक्चर में यूक्रेन के सैनिक इस ड्रोन को गोली मारकर रोकने की नाकाम कोशिश करते दिख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर ड्रोन हमले के ठीक बाद हुए धमाके की तस्वीर है। कीव में हमले के समय ये तीनों तस्वीरें क्लिक की गईं। हमला होते ही कीव में अफरा तफरी मच गई। जिस बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक हुआ उसके करीब मौजूद लोग डर कर भागने लगे। काफी देर तक गोलियों और धमाके की आवाजें आती रही। इसके बाद आसमान में ड्रोन दिखते ही यूक्रेन के सुरक्षा कर्मियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन वो हमला नहीं रोक पाए। यूक्रेन की मिसाइलों ने कुछ ड्रोन्स को आसमान में ही तबाह कर दिया, पर रशिया की सेना इसी की मदद से यूक्रेन की मिसाइलों और रडार सिस्टम पर अटैक कर रही है।
इस ड्रोन युद्ध से रशिया को बड़ी कामयाबी मिल रही है। इन ड्रोन्स की वजह से रशिया कम खर्च में ही यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। ये ड्रोन यूक्रेन की राजधानी कीव तक भी पहुंच रहे हैं, जिन्हें मिसाइलों से सुरक्षित किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इन ड्रोन्स को अगर यूक्रेन की सेना मार गिराए तो भी रूस को बड़ा नुकसान नहीं होता। फिलहाल ड्रोन हमलों से यूक्रेन की मुसीबत बढ़ गई है। ड्रोन हमला होते ही कीव की कई इमारतों में आग लग गई। तबाही के बाद लोगों को बचाने के लिए फायर फाइटर्स और सैनिक आ गए। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने 30 से ज्यादा ड्रोन्स मार गिराए हैं, लेकिन बचे हुए ड्रोन्स ने भी कीव में बड़ी तबाही मचाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। थोड़ा विस्तार से इस पर हम चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि पुतिन और रूस ये जो ड्रोन हमले कर रहा है इसके मायने क्या हैं, और सबसे बड़ी बात कि रशिया इन ड्रोन हमले के बाद इन युद्ध को किस ओर ले जाना चाहता है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये ड्रोन हमले अभी फिलहाल रुकने वाले नहीं हैं। एक तरफ ये हमले नहीं रुक रहे हैं, दूसरी तरफ रशिया जो है वो बार बार कह रहा है कि हम तो शांति चाहते हैं, पीस अकॉर्ड चाहते हैं। तो रशिया अभी इस युद्ध को कितना स्ट्रेच करना चाहता है, यूक्रेन की क्या तैयारी है। यूक्रेन एक बीच में लग रहा था कि अब बाजी पलटता जा रहा है, तो अभी क्या स्थिति है, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं विष्णु प्रकाश जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार भी हैं। एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। सर, पहले तो रशिया की मंशा क्या नजर आ रही है इन ड्रोन हमलों के बाद, और यूक्रेन जो कहा जा रहा था कि वो फाइट बैक कर रहा है और एक तरह से रूस को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, क्या हौसले जो हैं किसी तरह से डिगते हुए नजर आ रहे हैं यूक्रेन के इन ड्रोन हमलों से? सर दीपक जी नमस्कार। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है जिसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन कहा गया था और अब नौवें महीने में प्रवेश कर रहा है। जी सर। इसमें सब दोनों तरफ से हथियार और बारूद बड़े उच्च किस्म के और सोफिस्टिकेटेड हथियार और बारूद इस्तेमाल हो रहा है। आपको याद है कि यूक्रेन ने भी तुर्की से ड्रोन लिए थे और उन्होंने तुर्की के ड्रोन्स ने रशिया के टैंक्स पे और उनके फौजियों पे बड़ा घातक हमले किए थे। और अब यूक्रेन पे हमले हो रहे हैं ईरानियन ड्रोन से। तो दोनों तरफ से जो भी हो सकता है वो एक दूसरे को क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और आपको लगता है सर कि ये रशिया जो है इसको लंबा खींचना चाहता है, या रशिया ये चाहता है कि एक बार हार्ड हिट करके घुटने पर लाने की कोशिश की जाए और जल्द से जल्द इसे खत्म किया जाए? क्योंकि जितना लंबा स्ट्रेच हो रहा है, सवालिया निशान रूस और उसकी युद्ध को लेकर जो कमजोरी है उस पर उठ रहे हैं। देखिए, रूस की कमजोरी तो साफ नजर आ ही गई है कि उन्होंने अपने आप पे बड़ा ज्यादा उन्होंने अनुमान लगाया था। दे ओवर एस्टिमेटेड देमसेल्व्स। और जिस तरह से स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन धीरे धीरे रेंग रहा था और इन्होंने अपने प्लान बदलते रहे, अब इन्होंने जो कमांडर भी बदले हैं। जी, थोड़ा नेटवर्क में भी प्रॉब्लम आ रहा है एम्बेसडर विष्णु प्रकाश के। लेकिन इस बीच एक और जो रशिया से ही जो खबर आई है वो आई है एक अलग किस्म के ऑपरेशन की, जिसे कहा जा रहा है ऑपरेशन ड्रैगन टीथ। अब ये ऑपरेशन ड्रैगन टीथ क्या है और रशिया ने इसे क्यों एक्टिवेट किया है, ये आपको थोड़ा सा समझाते हैं, फिर इस पर हम अपने खास मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन पहले समझिए कि ये ऑपरेशन ड्रैगन टीथ एग्जैक्टली क्या है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैप के ऊपर ले चलूंगा। इधर आप देखेंगे रशिया का ये इलाका है और ये यूक्रेन है, और आपने देखा होगा रिसेंटली रशिया ने इन 4 इलाकों को अपने कब्जे में लेने की दावे किए थे और ऐलान भी किया था। इसमें खार्सन का जो इलाका है वो है, ज़पोरिजिया का इलाका है, दोनेस्क है और लुहांस्क है, जो दोनबास का इलाका है, और इसके साथ साथ 2 ये और रीजन, इधर नीचे आप क्रीमिया देख रहे होंगे। तो इन 4 इलाकों को रशिया ने एक तरह से एनेक्स कर दिया
और बाकायदा उसका ऐलान भी किया गया और उसके बाद कहा गया यूक्रेन को कि हमने अब ये जो इलाके हैं ये कब्जा लिए हैं और ये अब रशिया में होंगे। पहले इनको इंडिपेंडेंट स्टेट्स का दर्जा दिया गया था, स्वायत्त क्षेत्रों का, लेकिन उसके बाद रशिया ने इन्हें अपने क्षेत्र में मिला लिया, अपने बॉर्डर में मिला लिया। तो यानी कि रशिया का बॉर्डर जो पहले यहां हुआ करता था, अब रूस के मुताबिक अब ये बॉर्डर यहां है और यहीं पर इन इलाकों में ये जो बॉर्डर है रशिया के द्वारा अब एक नया इलाके का जो दावा किया गया है, इन्हीं बॉर्डर्स पर ऑपरेशन ड्रैगन टीथ एक्टिवेट किया गया है। एक और तस्वीर के जरिए आपको दिखाते हैं कि ऑपरेशन ड्रैगन टीथ है क्या। ये देखिए आप, ये सैटेलाइट इमेज है और इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, यही है ड्रैगन टीथ, ड्रैगन के दांत। तो जो अगर आप ऊपर से देखेंगे इसको, बर्ड आई व्यू अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे दांत की तरह नजर आ रहे हैं, नुकीले ये हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है, इसके लिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जब आप पास जाएंगे तो आप पाएंगे कि ये हैं ड्रैगन टीथ एग्जैक्टली, और ये हैं बेसिकली टैंक ट्रैप्स हैं। ये टैंक ट्रैप्स हैं, बॉर्डर का हमने आपको इलाका दिखाया, ये टैंक ट्रैप्स हैं। ये कंक्रीट और स्टील या फिर लोहा इसमें इस्तेमाल किया जाता है और ये स्टील के जो बने हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कंक्रीट और स्टील से बने हुए हैं, ये दरअसल पूरे बॉर्डर पर लोहांस्क और दोनेत्स्क का जो इलाका है उसके पूरे बॉर्डर पर बिछा दिए गए हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि जब टैंक्स अटैक करेंगे यूक्रेन की तरफ से रशिया के इन नए रीजन्स की तरफ जिसका दावा किया गया है, उनको रोकने के लिए यह एक तरह की तारबाड़ की गई है। तारबाड़ जैसे कहेंगे कि ड्रैगन टीथ जो है वो टैंक ट्रैप्स हैं, तारबाड़ नहीं है, टैंक ट्रैप्स हैं। तो इन टैंक ट्रैप से रशिया का मंशा ये है कि जब यूक्रेन की तरफ से टैंक्स आएंगे तो उनको रोक दिया जाए और रोकने के बाद उनको टारगेट पे भी लिया जाए। और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 में रशिया ने इसका इस्तेमाल किया था नाजी जर्मनी के खिलाफ, और जब उनके टैंक्स बढ़ रहे थे यूएसएसआर की तरफ तो उस समय यूएसएसआर को कामयाबी भी मिली थी। और आपको सीगफ्रीड लाइन तो याद ही होगी जो जर्मनी का जो वेस्ट वॉल के नाम से जानी जाती थी, वो पूरी की पूरी वेस्ट वॉल जो है सीगफ्रीड लाइन वो इसी तरह के ड्रैगन टीथ से बनी हुई थी। अब सवाल यह है कि आखिर रशिया जो है वो डिफेंसिव मोड पे क्यों आ गया? ये अटैक करने के लिए नहीं किया गया है, पहली बार ऐसा है जब रशिया जो है वो डिफेंसिव मोड में आया है। अब डिफेंसिव मोड में आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है यूक्रेन की टैंक शक्ति। अब उसमें एक कमाल की चीज आप देखिए, यूक्रेन ने रूस के ही टैंक्स को जब्त कर लिया है। जैसा कि एम्बेसडर विष्णु प्रकाश भी बता रहे थे कि बिल्कुल जल्दबाजी में जब पुतिन साहब ने यह फैसला लिया कि टैंक भेज देंगे, तो बहुत सारी खबरें आई कि वहां के जो रशियन सोल्जर्स हैं वो टैंक छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं और दावे ये किए गए हैं, अभी तो 440 आपको ये फिगर दिख रही है, लेकिन बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि लगभग 1000 टैंक जो हैं वो या तो ध्वस्त कर दिए गए या जब्त कर लिए गए। तो रूस के 650 हथियारबंद वाहन भी यूक्रेन के पास हैं, तो 650 ये हो गए जो कि हथियारबंद वाहन है और 450 टैंक हो गए। तो आप सोचिए कि यूक्रेन के पास अभी कितना बड़ा जखीरा रशियन टैंक्स और जो हथियारबंद वाहन है, बख्तरबंद वाहन है, उनका हो गया है। और यूक्रेन के पास ऑलरेडी पहले से 2500 से ज्यादा टैंक्स हैं, तो ये 2500 प्लस 1000 और मान लीजिए इस तरह के वाहन और टैंक्स, तो कितना बड़ा जखीरा हो गया। और अगर ये एक बार फिर से लोहांस्क दोनेत्स्क की तरफ जो है, अगर यूक्रेन वापस अपने जो टेरिटरी है उसको रिक्लेम करने के लिए भेजेगा, तो उसी के लिए ये ऑपरेशन ड्रैगन टीथ चलाया गया है। एक बार फिर से आपको वो मैप दिखाते हैं और फिर इस पर चर्चा करते हैं। तो ये इस तरह से ये वो इलाका है जहां पर ये पूरे के पूरे ये जो कंक्रीट और स्टील के स्ट्रक्चर्स हैं यहां पर डिप्लॉय किए गए हैं ये पूरे इलाके में, ताकि यहां से अगर टैंक आए तो एक तो उनको स्लो किया जा सके, ये देखिए, ये तो उनको स्लो किया जा सके और उनको टारगेट पर लिया जा सके। सर, अब आपसे ही मेरा सवाल होगा, ये डिफेंसिव जो रुख अपनाया है रशिया ने, अब ये किस बात का द्योतक है? क्या वाकई में ये रशिया की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है? और ये जो ड्रैगन टीथ जो ऑपरेशन रीएक्टिवेट किया है, ये लग रहा है कि अब थोड़ा सा डर यूक्रेन से भी लग रहा है रशिया को? दीपक जी देखिए, ये 8वां महीना है युद्ध का और कॉन्फ्लिक्ट का, और 9वां महीना शुरू होने वाला है। रशिया को काफी क्षति पहुंची है और जिस तरह से काउंटर अटैक हुआ था रशिया पे,
और जिस तरह से रशिया की फौज भाग खड़ी हुई थी, उससे रशिया का काफी के साख पे, उनके अभिमान पे काफी क्षति पहुंची है। लगता ये है कि रूसी सैनिकों का मनोबल बड़ा कमजोर है। तो इसको देखते हुए इस वक्त कोई ये एडवांस प्लानिंग नहीं है, ये प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है कि किसी तरह से जो देखिए काउंटर अटैक तो होगा। इन्होंने कह दिया कि ये जो 4 प्रोविंसेस हैं ये हमारे प्रोविंसेस हैं, पर यूक्रेन और पश्चिमी देश इनको आराम से जीने तो नहीं देंगे, काउंटर अटैक तो करेंगे। तो रशिया अब इस वक्त कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जो भी थोड़ा संभाला जा सके, डिफेंसेस बढ़ाए जा सके, वो बढ़ाएं। पहले इन्होंने नहीं बढ़ाए थे। पर एक चीज जो मेरा, माफ कीजिएगा, मेरा लाइन काफी खराब थी तो मैं कह नहीं पा रहा था। जी सर। तो अब दिक्कत ये है दीपक जी कि रशिया तो इस स्थिति में है कि वो युद्ध विराम चाहेगा, पर क्या पश्चिमी देश चाहेंगे? क्योंकि मुझे कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी देश, खासतौर पर अमेरिका ने ये ठान ली है कि अब रशिया को कमजोर करेंगे, अब रशिया को अपमानित करेंगे और इतनी जल्दी युद्ध विराम मानेंगे नहीं। तो स्थिति इसलिए ये भी गंभीर है कि हताश रशिया क्या करता है, इस पर भी निगाह रखना बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि एग्जैक्टली शुरू तो ये युद्ध पुतिन ने किया था, लेकिन इसके खत्म करने की जो ताकत है और मेरे ख्याल से शायद कुव्वत, वो अब पुतिन के बस की बात नहीं रही, क्योंकि अब पश्चिमी देश भी नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से फाइट बैक किया यूक्रेन ने और एक तरह से बहुत स्लो किया अटैक को, एक तरह से ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई, वो जो पेस बरकरार रखा है यूक्रेन ने उसको वो भी बरकरार रखना चाहेंगे। और अब युद्ध तब खत्म होगा जब पश्चिमी देश चाहेंगे, पुतिन चाहें न चाहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना विश्लेषण दिया। थैंक यू। जब भी देश या किसी राज्य में सरकार या प्रशासन को चुनने के लिए वोटिंग होती है तो ज्यादातर कर्मचारी उस दिन काम से छुट्टी ले लेते हैं। ये पेड लीव भी होती है उनके लिए। लेकिन कई लोग होते हैं जो छुट्टी लेकर भी वोट नहीं डालते। ये लोग वोट डालें ये सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने एक अनोखा तरीका निकाला है, और वो तरीका क्या है देखिए इस रिपोर्ट में। इस बार हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने जहां हिमाचल के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं गुजरात के लिए तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। मतदान की तारीखों से पहले चुनाव आयोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिशों में जुट गया है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात में चुनाव आयोग ने पहली बार 1000 से ज्यादा कॉरपोरेट हाउसेस के साथ करार किया है। करार के मुताबिक ये कंपनियां और इंडस्ट्रियल यूनिट्स अपने कर्मचारियों के वोटिंग पार्टिसिपेशन को मॉनिटर करेंगी। वोट डालने के लिए छुट्टी लेने वाले कर्मचारियों की मॉनिटरिंग होगी। अगर कोई कर्मचारी वोट डालने के लिए छुट्टी लेता है लेकिन वोट नहीं डालता तो उस पर एक्शन होगा। करार के मुताबिक वोट नहीं डालने वाले कर्मचारियों के नाम कंपनी के नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएंगे। इस करार के तहत उन कंपनियों को भी शामिल किया गया है जहां 100 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। चुनाव आयोग ने कंपनी के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के मेंबर्स को नोडल ऑफिसर बनाया है। ये लोग वोटिंग पार्टिसिपेशन की मॉनिटरिंग करेंगे। सिर्फ प्राइवेट कंपनियां ही नहीं बल्कि सरकारी विभागों के कर्मचारियों की भी मॉनिटरिंग की जाएगी। आपको बताएं कि कानून के मुताबिक वोटिंग डे के दिन हर रजिस्टर्ड वोटर को पेड लीव का अधिकार है। कई लोग इस दिन पेड लीव तो ले लेते हैं लेकिन वोट डालने नहीं जाते। चुनाव आयोग का कहना है कि ऐसे लोग वोट डालने जरूर जाएं, इसीलिए पहली बार मॉनिटरिंग का यह सिस्टम बनाया गया है। अब देखना होगा कि वोट ना करने वालों के नाम सार्वजनिक करने का डर क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में मदद करता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी महीने देश में बने घटिया कफ सिरप से अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत का मामला सामने आया था। इसी कड़ी में मद्रास हाईकोर्ट ने सब स्टैंडर्ड दवाओं पर अब एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब घटिया दवा पाए जाने पर दवा कंपनियों के डायरेक्टर्स भी जिम्मेदार होंगे। वो दवा बनाने में अब किसी चूक की जवाबदेही से बच नहीं पाएंगे। बीमारी में 2 ही चीज काम करती हैं, बेहतर इलाज और कारगर दवा। लेकिन बेहतर इलाज मिलने के बावजूद अगर मरीज को सब स्टैंडर्ड दवा मिल रही है तो उसकी तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ सकती है। कई बार ये जानलेवा साबित भी हो जाता है।
इसका ताजा उदाहरण अफ्रीकी देश गाम्बिया है, जहां 2 दर्जे का कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई। मामला देश के बाहर का है, लेकिन ये मामला इसीलिए अहम है क्योंकि इन कफ सिरप की निर्माता कंपनी भारत की ही थी। अब इसी कड़ी में मद्रास हाईकोर्ट ने 2 दर्जे की दवाओं पर सख्ती करते हुए एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि घटिया किस्म की दवा पाए जाने पर फार्मास्यूटिकल कंपनी का बोर्ड अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकता। घटिया दवा से किसी तरह के नुकसान के लिए दवा कंपनी के बोर्ड को भी जिम्मेदार माना जाएगा। दरअसल मामला तमिलनाडु से आया है, जिसमें सनराइज इंटरनेशनल लैब्स नाम की एक दवा कंपनी ने सरकारी अस्पतालों में थायराइड की घटिया क्वालिटी की कार्बिमोजोल टैबलेट सप्लाई की थी। शिकायत मिलने पर राज्य सरकार ने संज्ञान लिया और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के सेक्शन 34 के तहत कंपनी पर केस दर्ज करा दिया। मामला कोर्ट पहुंचा। दवा कंपनी के डायरेक्टर्स ने दलील दी कि दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग के साथ रोज के कामों में उनकी भूमिका बहुत कम होती है, इसलिए उन्हें इस मामले से दूर रखा जाए। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि दवा बनाने का फैसला पूरे बोर्ड का होता है। कंपनी की कमाई का फायदा उन्हें भी मिलता है, इसलिए वो इसकी जवाबदेही से बच नहीं सकते। इसी तरह नकली और घटिया दवाओं के बढ़ते बाजार को देखते हुए केंद्र सरकार की ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने 2018 में सरकार से इस पर सख्त नियम बनाने की सिफारिश की थी, जिसे देखते हुए सरकार ने पिछले साल मार्च में ही घटिया और नकली दवाओं की मार्केटिंग को लेकर नया नियम लागू किया था, जिसमें कहा गया था कि दवा की क्वालिटी खराब पाए जाने पर दवाओं को बनाने वाली कंपनी ही नहीं बल्कि मार्केटिंग करने वाली कंपनियां भी जिम्मेदार होंगी। फिलहाल तो सरकार ने नकली और घटिया दवाओं को रोकने की योजना बनाई है। इसके पहले चरण में सबसे अधिक बिकने वाली 300 दवाओं की पैकेजिंग पर QR लगेगा। इसमें 100 रुपए प्रति स्ट्रिप से अधिक की MRP वाली बड़ी संख्या में बिकने वाली दवाएं शामिल हैं। सरकार और कोर्ट की बढ़ती सख्ती से निश्चित तौर पर दवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा। वहीं मरीजों की सेहत के साथ कोई दवा कंपनी या मार्केटिंग कंपनी खिलवाड़ नहीं कर सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे खुशियों का मौका मातम में बदल गया। गुजरात के दाहोद में एक युवक की डांस के दौरान मौत हो गई। चालीस सेकंड के इस वीडियो में इस युवक को नहीं पता कि इसकी खुशी पल भर की है। इसके बाद इसकी सांसें थमने वाली हैं। जी हां, डांस करते हुए यह युवक पहले जमीन पर गिरता है और फिर उसकी सांसें उसका साथ छोड़ देती हैं। पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान सभी लोग नाच गा रहे हैं, लेकिन तभी कुछ सेकंड बाद डांस करते करते युवक जमीन पर गिर गया। बेहद डरावनी और हैरान करने वाली ये तस्वीरें दाहोद के देवगढ़ बाड़िया इलाके की हैं, जहां डांस करते करते युवक जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। इस युवक को बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बीच रास्ते में ही ये दम तोड़ देता है। कुछ ऐसा ही हैरान करने वाला मामला आनंद जिले से कुछ दिनों पहले आया, जहां एक सोसाइटी में गरबा का प्रोग्राम रखा गया था। 21 साल का वीरेंद्र सिंह भी ताल से ताल मिला रहा था। बड़े ही सधे कदमों से गरबा डांस कर रहा था, लेकिन उसे कहां मालूम था कि मौत दबे पांव उसके करीब भी आ रही है। देखिए कैसे गरबा खेलते खेलते वो असहज होने लगता है और फिर उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। वो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पाता और लड़खड़ाते कदमों के साथ जमीन पर औंधे मुंह गिर जाता है। और ये सब हुआ दिल का दौरा पड़ने से। गरबा खेलते खेलते हार्ट अटैक आने के बाद जमीन पर गिरते ही वीरेंद्र निढाल हो जाता है और उठ नहीं पाता। आनन फानन में वहां मौजूद लोग उसे अस्पताल लेकर भागते हैं, लेकिन रास्ते में वो दम तोड़ देता है। महज 21 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने और नाचते नाचते मौत के मुंह में समा जाने की इस घटना ने सबको हैरान परेशान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि हफ्ते का सबसे खराब दिन कौन सा होता है, तो शायद आपके जवाब अलग अलग हो, लेकिन ज्यादातर लोग एक जवाब जरूर देते हैं और वो है मंडे। नौकरी पेशा हो चाहे कॉलेज स्टूडेंट्स हो, ज्यादातर लोग सोमवार को पसंद नहीं करते और मंडे ब्लूज से चिढ़ते हैं।
अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी इस नफरत पर मंडे से जो है उस पर मुहर लगा दी है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर इसे हफ्ते का सबसे खराब दिन करार दिया है। आप नौकरी पेशा हैं तो रविवार के आधे दिन से ही आपको एक टेंशन जरूर होती होगी। अक्सर आप अपने दोस्तों से कहते होंगे, अरे यार कल सोमवार है। सोमवार को लेकर ये बेरुखी लगभग सभी नौकरी पेशा लोग एक्सपीरियंस करते हैं। मंडे ब्लूज की इसी फीलिंग को अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का भी साथ मिल गया है। सोमवार को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने एक ट्वीट कर घोषणा की कि हम सोमवार को हफ्ते का सबसे खराब दिन का रिकॉर्ड देते हैं। सोमवार लोगों को कितना नापसंद है ये इससे साबित हो जाता है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के इस ट्वीट को अब तक 4,27,000 लाइक्स मिल चुके हैं और करीब 90,000 लोगों ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। सोमवार, शनिवार और रविवार यानी कि 2 दिन के वीकेंड के बाद आता है। इस दिन नौकरीशुदा लोग अपने काम पर जाते हैं, स्टूडेंट स्कूल और दूसरे लोग भी इधर उधर निकलते हैं। मतलब छुट्टी के बाद पूरी दुनिया अपने अपने काम पर निकल पड़ती है। सड़कों पर ट्रैफिक होता है, मेट्रो और लोकल ट्रेन्स में भीड़ होती है। अब जब 2 दिन की छुट्टी के बाद इतनी मारामारी करनी पड़े तो जाहिर है ज्यादातर लोगों के लिए वो दिन हफ्ते का सबसे खराब दिन होगा ही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में जोश देखने को मिला। आज कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी बाजार में शानदार तेजी रही। बैंकिंग, रियल्टी और ऑटो शेयरों में खरीदारी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी 3 हफ्ते की ऊंचाई पर बंद होने में कामयाब रहे। निफ्टी के सभी इंडेक्स आज हरे निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 550 अंक उछलकर 58,960 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 175 अंक चढ़कर 17,486 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें 398 अंकों की तेजी रही और ये 40,300 के पार बंद होने में कामयाब रहा। और अमेरिकी बाजारों का हाल भी ले लेते हैं फटाफट से। वहां पर किस तरह का कारोबार हो रहा है तो देखिए आप, जबरदस्त तेजी दिखाई दे रही है। डाउ जोन्स में आप देखिए 30,537 के स्तर पर 350 अंकों के उछाल के साथ कारोबार कर रहा है। आज शुरुआत में 600 तक गया था जो ये उछाल है। इसी तरह से आप नैस्डैक में देखिए लगभग 1.5% की यहाँ भी तेजी है। 142 अंकों की तेजी के साथ 10,819 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखेंगे S&P में भी आधे से ज्यादा लगभग 0.1% की तेजी 3,703 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो अमेरिकी बाजार हरियाली से गुलजार नजर आ रहे हैं। ब्रिटेन सरकार ने अपने पूर्व मिलिट्री पायलट्स को एक खास चेतावनी दी है, जिसमें कहा गया है कि रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स के रिटायर्ड पायलट चीन में नौकरी करने के लिए न जाएं। इस मामले में खुलासा पिछले दिनों हुआ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन सरकार और वहां सेना जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA है, ब्रिटेन के पूर्व पायलटों को बहुत मोटी सैलरी पर जॉब दे रही है। इन पूर्व पायलटों का काम चीन की एयरफोर्स के पायलटों को ट्रेनिंग देना है, लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसी मानती है कि चीन की इस चाल का मकसद वेस्टर्न फाइटर एयरक्राफ्ट्स के ऑपरेशंस को समझना है। शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बीजिंग में इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। किसी भी तरह के विरोध की आवाज को दबाने के लिए चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा 15 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर नजरबंद किया गया है। अधिकारियों ने ऐसे किसी भी व्यक्ति को शहर में प्रवेश करने से रोक दिया है जिसने एक कोरोना वायरस से संक्रमित इलाकों की यात्रा की हो। साथ ही लोगों की पहचान पत्र की भी गहन जांच की जा रही है। बीजिंग की सड़कों पर तब तक ये पाबंदी जारी रहेगी जब तक ताजपोशी का कार्यक्रम खत्म नहीं हो जाता। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए और कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए। नमस्कार।